साथियों, आज की इस कहानी को बड़े ध्यान से सुनिएगा। ये कहानी वाकई आपके दिल को दहला देगी और रोंगटे खड़े कर देगी। और अंत में कहानी सुनने के बाद अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं। मेहनत मजदूरी करके एक लड़का अपने परिवार का भरण पोषण करता था, लेकिन एक दिन टहलते टहलते वह एक ऐसे इलाके में पहुंच जाता है जहां पर लड़कियां बहुत अच्छा मेकअप करने के बाद, कम कपड़े पहनने के बाद ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। और तभी वो लड़का सीढ़ियों को चढ़कर सीधा पहुंच जाता है कोठे पर। और वहां जाकर देखता है तो एक से बढ़कर एक लड़की है जिन्होंने अपने तन पर उम्मीद से भी कम कपड़े पहने हुए थे। उन लड़कियों को देखने के बाद वह लड़का न केवल आकर्षित होता है, बल्कि उनमें से सिलेक्शन करने की कोशिश कर रहा होता है कि मैं किसके साथ जाऊं। कि तभी एक और लड़की की वहां पर अचानक से एंट्री हो जाती है। उस लड़की को जब वह देखता है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है, धड़कनें रुक जाती है। साथ ही वह लड़की उस लड़के को देखती है तो उसकी भी आंखें फटी रह जाती है। दरअसल वह दोनों एक दूसरे के रिश्ते में भाई बहन लगते थे। और वह लड़का अपनी ही बहन को उस कोठे पर देखकर बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाता है। परेशान था, दुखी था ये सोचकर कि आखिर ये यहाँ आई तो आई कैसे और यहाँ क्या कर रही है। उसके मन में बहुत सारे सवाल थे और इन सवालों का जवाब जानने के लिए उसने किसी और लड़की के साथ जाने की बजाय अपनी ही बहन के साथ जाना स्वीकार किया और कहा कि मुझे इस लड़की के साथ जाना है। वो लड़की जब उस लड़के को कमरे में लेकर जाती है तब वह अपनी आप बीती जो बताती है, तो उसे सुनने के बाद वह लड़का बैठकर सर पकड़कर वहीं रोने लगता है। उसके बाद जो उस लड़के ने किया था वह वाकई अपने आप में एक शानदार काम होता है, जिसकी तारीफ कई अखबारों में बहुत अच्छे से की गई थी। तो आप भी दिल थामकर इस सच्ची घटना को सुनिएगा और अंत में कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। साथियों, दरअसल एक लड़का है जो पश्चिम बंगाल के 24 परगना क्षेत्र का रहने वाला था। वह लड़का उत्तर प्रदेश के जिला मुजफ्फरनगर में एक ज्वेलरी शॉप पर नौकरी करता था। यह घटना है 2 दिसंबर 2017 की। उस लड़के को उस ज्वेलरी शॉप के मालिक ने कहा कि बेटा, तुम्हें मेरठ में एक सराफा है, उसके पास जाना है और एक निश्चित दुकान पर उसको भेजा जाता है। जब 2 दिसंबर को यह लड़का मुजफ्फरनगर से मेरठ के लिए चला था तो इसको जाना है सराफा बाजार में, लेकिन उससे पहले कबाड़ी बाजार से होकर गुजरना है। और इस कबाड़ी बाजार को रेड अलर्ट एरिया भी कहते हैं। और जैसे ही वो उस रेड लाइट एरिया से गुजर रहा था तो उस लड़के की नजर जो उन दुकानों के ऊपर बने मकान थे वहां से झांकती हुई लड़कियों पर पहुंच जाती है। तो उन लड़कियों को देखकर वो बहुत ज्यादा आकर्षित होता है। कितनी ही लड़कियां ऐसी होती हैं जो हाथ हिलाकर उसे इशारा कर रही थी अपनी तरफ बुलाने के लिए। वे उससे अपील कर रही थी। यही नहीं, वो जब आसपास में देखता है तो न जाने कितने आदमी वहां से गुजर रहे थे। और उन गुजरते हुए लोगों को देखकर भी वे महिलाएं, वे लड़कियां उन्हें इशारा कर रही थी ताकि वो उन तंग गलियों से, तंग सीढ़ियों से चढ़कर उनके पास आए और वक्त बिताए। उस लड़के की जब एक लड़की से नजर मिलती है तो वो लड़का थोड़ा परेशान सा हो जाता है। और तभी वह लड़की एक पर्ची नीचे फेंककर ऊपर से डालती है। और जैसे ही वह पर्ची नीचे डालती है तो उसमें लिखा हुआ था कि रात को 8 बजे तुम मुझसे मिलने के लिए आना। यह बात सुनकर वह लड़का अब इंतजार कर रहा था, क्योंकि उसे उसके मालिक ने सराफा बाजार में किसी काम से भेजा था। उस काम को करने के बाद वह अपने मालिक से कहता है कि मालिक, मैं थोड़ा लेट हो जाऊंगा, इसलिए आज काम पर नहीं आ पाऊंगा, मैं कल आ जाऊंगा। उसका मालिक कहता है कि कोई बात नहीं, तुम कल आ जाना। तब वह रात 8 बजने का इंतजार कर रहा था। और जैसे ही रात के 8 बजते हैं तो वह लड़का उसी कोठे पर, उसी सीढ़ी के पास खड़ा होकर
जब ऊपर चलता है और जब अंदर देखता है तो एक महिला है और वहां उस महिला के आसपास और भी बहुत सारी लड़कियां हैं जो बहुत सुंदर सुंदर हैं, जिन्होंने उम्मीद से भी बहुत कम कपड़े पहने हुए थे। सभी लड़कियों ने मेकअप किया हुआ था। वह और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। उनकी कोशिश थी कि वो ग्राहक जो आ रहे थे उन ग्राहकों को रिझाने की कोशिश कर रही थी। और तभी वो लड़की भी आती है जिस लड़की ने पर्ची बनाकर नीचे फेंकी थी, उसको रात के 8 बजे आने की जिसमें बात लिखी हुई थी। उस लड़की को देखने के बाद वो लड़का कहता है कि मुझे इसके साथ जाना है। दरअसल उस लड़की का नाम था सबीना। सबीना को देखकर एकदम से उसका चेहरा खिल जाता है, चमक जाता है, लेकिन उसको अफसोस भी हो रहा था क्योंकि सबीना कोई और नहीं बल्कि उसके रिश्ते में लगने वाली बहन थी। वो लड़का ये नहीं जानता था कि सबीना यहाँ क्या कर रही है। सैकड़ों किलोमीटर दूर अपने गांव से यहाँ इस कोठे पर इन लोगों के साथ इन कपड़ों में, इस मेकअप में जब वो उसे देखता है तो उसकी भी इच्छा जग जाती है कि वह उसके पास जरूर जाए। और उस लड़की ने भी यही इच्छा जाहिर की कि तुम रात के 8 बजे जब आओगे तब मैं तुमसे तसल्ली से बातें करूंगी। ठीक उसकी मांगी हुई जो रकम थी वह तय हो जाती है। वो लड़का जो कि अपनी ही बहन के साथ उस कमरे में पहुंच जाता है और जैसे ही वह कमरे में जाता है तो उसकी बहन जोर जोर से रोने लगी और इतनी जोर जोर से रोने लगी ताकि उसकी रोने की आवाज उसके कमरे से बाहर न जा सके और रोते हुए अपने भाई के गले लग जाती है और कहती है कि भैया, मैं यहाँ बहुत ज्यादा परेशान हूँ, मुझे यहाँ किसी भी तरह से निकाल लो। 6 महीने से ज्यादा का समय हो गया है और मेरा एक एक दिन, एक एक पल कितनी परेशानी से गुजर रहा है वो मैं तुम्हें शब्दों में नहीं बता सकती। तभी वह लड़का कहता है कि तुम यहाँ आई तो आई कैसे? तभी वह कहती है कि भैया, आने की जो मुख्य वजह है वह कुछ और ही थी। मैं घर से तो निकली थी स्कूल में पढ़ने के लिए, लेकिन मैं नहीं जानती कि कैसे एक कार आकर मेरे पास रुकती है और उस कार वाले ने मुझे अपनी गाड़ी में जबरदस्ती बैठा लिया और नशा दिया। और जब नशे से आंखें खुलती है तो इसी कोठे पर आकर खुलती है। शुरू के 15 दिन तो बहुत ही बुरे, बहुत ही परेशानी वाले बीतते हैं, लेकिन उसके बाद इन्होंने जो मेरे साथ किया है वह शायद किसी भी बहन बेटी के साथ नहीं होना चाहिए। उस कोठे पर जो ग्राहक आते थे उन ग्राहकों को रिझाने के लिए वो लड़की हमेशा तैयार कर दी जाती थी और उनके साथ वह वक्त बिताती थी। ग्राहक जो पैसे देते थे उन पैसों में से उसके पास कुछ थोड़े बहुत ही रह पाते होंगे, बाकी ज्यादातर पैसे वह उस कोठे की मालकिन तक पहुंच जाते थे। यहाँ बातचीत का सिलसिला चल ही रहा होता है कि तभी अचानक से दरवाजा फिर से खुल जाता है और जब दरवाजा खुलता है तो वह वाकई बहुत भयानक होता है। एक और लड़की की एंट्री इस कमरे में होती है और जिस तरह से वो लड़की अपने भाई के सामने बैठी हुई थी, इस तरह से कोई भी लड़की ऐसे किसी ग्राहक के सामने बैठ ही नहीं सकती। दरअसल उसने पूरे कपड़े पहने हुए थे। अपने भाई से बातचीत करते हुए जो कपड़े पहने हुए थे उसने, और बैठने का जो तरीका उसने अपनाया हुआ था, इस तरह से तो कोई भी लड़की अपने परिवार वालों के साथ ही बैठ सकती है। वह जो दूसरी लड़की कमरे में आई थी उसे समझने में जरा सी भी देर नहीं लगी और उसने कहा कि कुछ ना कुछ ऐसी बात है जो तुम मुझसे छिपाने की कोशिश कर रहे हो। यदि तुमने ये बात मुझसे छिपाने की कोशिश की तो फिर देख लेना, ये बात मैं मालकिन तक पहुंचा दूंगी। लेकिन जब उसने बताया कि यह मेरा भाई है, यह मेरे गांव का है और मैंने इससे बताया कि यह मुझे यहां से बचाने की कोशिश करेगा, तभी उस लड़के ने उस लड़की को भी शांत किया और उससे कहा कि बहन, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं कुछ बेहतर करने की कोशिश करूंगा, तुम्हें भी यहां से निकालने की पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन इसके बदले तुम्हें मेरा साथ देना होगा। और जैसा उन दोनों लड़कियों ने कोशिश की, ठीक वैसी ही कोशिश करने के बाद वह लड़का
वहां से कुछ देर के बाद निकल आता है। जिस दुकान पर वह दिन में गया था उसी सर्राफा की दुकान पर एक बार फिर से वो जाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि जिस जगह दुकान पर वह गया था उसके नौकर से उसकी अच्छी जान पहचान थी। वो उस नौकर के पास जाता है और पूरी कहानी उससे बयां करता है और कहता है कि भैया यहाँ पर मेरी बहन है, वह कोठे पर है और रेड लाइट एरिया में है, कई महीनों से वहां फंसी हुई है, कितने ही ग्राहकों की वह शोभा बनती है, मुझे उसे किसी भी सूरत में बचाना है। तब वह लड़का उस लड़के को लेकर सीधा नजदीकी पुलिस स्टेशन में पहुंचता है और वहां पर मिलती है SHO रश्मि चौधरी और साथ ही DSP संजीव देसवाल भी होते हैं। और इस जिले की कमान संभाली हुई थी SSP मंजिल सैनी ने। और तभी आदेश दिया जाता है एंटी ह्यूमन ट्रैफिक यूनिट को और यहाँ से एक टीम गठित की जाती है और टीम गठित करने के बाद अब यहाँ पर रेड डाली जाती है। रेड पड़ने के बाद यहाँ से बहुत सारी लड़कियाँ निकाली जाती है और इन्हीं में से एक लड़की निकल कर आती है, जिस लड़की ने एक महिला पत्रकार को अपनी सारी कहानी सुनाई। और उस कहानी को सुनने के बाद शायद आप भी हैरान हो जाएंगे, लेकिन ये जो लड़की थी सबीना, उसने जाकर अपनी पूरी कहानी उस पत्रकार को सुनाई कि किस प्रकार से उसके भाई ने उसकी जान बचाई। और उसके बाद यहाँ से इस लड़के ने अपने गांव में फोन किया और उसके घर वाले, उसके परिवार वाले अपनी बेटी को देखकर जोर जोर से दहाड़ मारकर फूट फूट कर रोने लगते हैं। और ये कहानी जब अखबारों के माध्यम से लोगों के पास पहुंचती है तो वाकई सबको बड़ी हैरानी होती है। लेकिन एक कहानी इसके बाद और शुरू होती है और ये कहानी भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा परेशान करने वाली थी। दरअसल ये कहानी बांग्लादेश का एक जिला है बोगरा। इसी जिले में एक लड़की होती है जिसका नाम होता है शकीला। अभी कुछ दिन पहले ही इस लड़की की शादी हुई थी। उसको एक प्यारा सा बेटा भी था। वह अपनी ही एक सहेली के साथ गई थी कहीं बाजार किसी काम से, और जब बाजार से वापस लौट रहे थे तो वह लड़की गलती से एक गलत गाड़ी में जाकर बैठ जाती है, क्योंकि शाम का समय था। और वह गाड़ी जब उसके घर से, उसके इलाके से कहीं दूर निकल जाती है तब उसे समझ में आता है कि वह कहीं दूसरी जगह पहुंच चुकी है। जब वो दूसरी जगह पहुंच जाती है तो उस गाड़ी को छोड़कर वह उतर जाती है और पैदल ही सफर करने लगती है। तब तक काफी रात हो चुकी थी। जंगल का एरिया था। उस जंगल के एरिया में उसको एक व्यक्ति मिलता है। उससे बहन करके बात कर रहा था कि बहन, तुम यहाँ इस जंगल में अकेली क्या कर रही हो? क्या बात है? तुम्हें यहाँ अकेले नहीं होना चाहिए था। यह इलाका बहुत ज्यादा खराब है, बहुत ज्यादा खतरनाक है। तभी वह लड़की कहती है कि भैया मैं करूं भी तो क्या करूं? तो वह कहता है कि तुम परेशान मत हो, तुम मुझे अपना घर बताओ, मुझे अपना इलाका बताओ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देता हूं। वह व्यक्ति उसको अपने साथ लेकर जाता है और साथ में ले जाते समय रास्ते में उसने उस लड़की को कुछ खाने का सामान दिया और लड़की उस सामान को खाते ही बेहोश हो जाती है। उसकी फिर आंखें नहीं खुलती। आंखें खुलती है तो अपना देश छोड़कर दूसरा देश यानी भारत पहुंच जाती है। और भारत में भी वह कोलकाता में रहती है और कोलकाता में उसको लगातार एक ही घर के अंदर, एक ही कमरे के अंदर 3 दिन तक लगातार रखा जाता है। वहां खाने को कम मिलता था और लाल रंग की गोलियां थी जो नशे की गोलियां थी, वह ज्यादा मिलती थी। वह लड़की समझ नहीं पा रही थी कि जब भी उसकी आंख खुलती थी तभी उसे पानी के साथ वह गोलियां दे दी जाती थी। वह जब भी कुछ बोलने की कोशिश करती थी तो बेवजह उसको पीटना शुरू कर दिया जाता था। उसके मुंह से कुछ आवाज निकलने भी नहीं दे रहे थे। वे बहुत जालिम तरह से उसके साथ पेश आ रहे थे। वह लड़की इतनी बुरी तरह से डर जाती है कि उसको बताया जाता है कि अब तुम बांग्लादेश में नहीं हो बल्कि इंडिया में हो। यदि तुमने यहां से भागने की जरा सी भी कोशिश की तो पुलिस तुम्हें पकड़ लेगी और फिर पकड़ने के बाद दूसरे देश में बिना किसी पासपोर्ट के, बिना किसी वीजा के एंट्री करने में
तुम्हें जेल हो जाएगी, हमेशा हमेशा के लिए तुम जेल में सड़ती रहोगी। उसके बच्चे के बारे में पूछा जाता है, उसके पति उसके परिवार के बारे में पूछा जाता है तो वह बताती है कि मेरा एक बच्चा है, अब उसका क्या होगा। लेकिन जब ये सोचती है कि अगर उसने भागने की कोशिश की तो वाकई भारत की पुलिस उसे पकड़ लेगी। 3 दिन तक वो लड़की गुमसुम रहती है, लेकिन 3 दिन के बाद वह ठीक से उनकी बात मानने लगती है और फिर वो यहाँ से मुंबई पहुँच जाती है। और मुंबई में जाने के बाद जो उसके साथ होता है उसने कभी भी सपने में भी नहीं सोचा था, कभी उसकी कल्पना भी नहीं की थी। अब यहाँ पर वह देखती है कि एक बाजार है और उस बाजार में एक नहीं बल्कि सैकड़ों ऐसी लड़कियां हैं जिनके तन पर कपड़े कम होते थे और कम कपड़े होने की वजह से ही वह ग्राहकों को रिझाती थी और ग्राहकों को रिझाने की वजह से ही उनको पैसे मिलते थे और वे पैसे उस कोठे के मालिकों को जाते थे। उसने अपनी आंखों से जो देखा वह देखकर वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती थी, क्योंकि वह 15 दिन तक लगातार विरोध करती रही और उसने जितना विरोध किया उसको उतना ही मार पड़ती थी और जब मार पड़ती थी तो उसको एक इंजेक्शन भी दिया जाता था। वह इंजेक्शन ऐसा था जो हार्मोन को कुछ तब्दील करता था और तब्दील करने के बाद उसके शरीर में बहुत कुछ उत्तेजना सी पैदा हो जाती थी। तब उसका कुछ करने के लिए मन करता था और यहीं से उसकी जिंदगी ऐसी करवट लेती है कि जिस दिन वो इंजेक्शन नहीं दिया जाता था तो उसको बहुत बुरा लगता था और शुरुआत में जो इंजेक्शन की तादाद लगातार दी जाती थी तो उससे उसके अंदर हार्मोन कुछ बदलते थे और फिर उसको खुद ही पुरुषों से मिलने की इच्छा सी जागृत होती थी। वह अकेली ऐसी लड़की नहीं थी। जिस छोटे से कमरे में वह रहती थी वहां 10-20 लड़कियां इसी तरह से अलग अलग एरिया की होती थी। कोई पश्चिम बंगाल की है तो कोई बिहार की है तो कोई उत्तर प्रदेश की है, कोई राजस्थान की है। इसी तरह की लड़कियां उन छोटे छोटे कमरों में भूसे की तरह भरी होती थी। हर लड़की को इंजेक्शन दिया जाता था और इंजेक्शन देने के बाद फिर वे लड़की अपने काम पर लग जाती थी। काम भी ऐसा जिसको देखकर और सुनकर शायद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक एक लड़की से सुबह 10 से रात के 11 बजे तक कभी 80 लोग मिलते थे तो कभी 100 लोग मिलते थे तो कभी 130 लोग मिलते थे। कभी कभी संख्या कम रहती थी तो कभी ज्यादा रहती थी। एक महिला अपने ही पुरुष अर्थात अपने पति के साथ जब शारीरिक संबंध बनाती है तो उसको लेकर भी कई बार वह परेशान हो जाती है। जरा सोच कर देखिए कि एक महिला एक साथ सुबह से लेकर रात तक 100 से ज्यादा लोगों के साथ अगर शारीरिक संबंध बनाएगी तो उसकी हालत क्या हो जाएगी। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि किस दर्द से वह गुजर रही होती थी। उस लड़की ने लगभग यहाँ पर 3 महीने गुजारे और यहाँ से उसको भेज दिया जाता है सीधा दिल्ली की तरफ। दिल्ली में आती है जीबी रोड पर रेड लाइट एरिया में तो यहाँ स्थिति और भी ज्यादा भयानक मिलती है और यहाँ पर अलग अलग प्रदेश की अलग अलग इलाकों की अलग अलग शहरों की लड़कियां होती हैं और बहुत ही कम उम्र की भी लड़कियां होती हैं। उन लड़कियों को लाल रंग की दवाओं के साथ साथ हार्मोन के बदलने के इंजेक्शन भी दिए जाते थे और उस लड़की ने यहाँ पर लगभग अब 6 महीने का वक्त गुजारा और 6 महीने का वक्त गुजारने के बाद उसने घर परिवार की बिल्कुल उम्मीद छोड़ दी थी कि अब वो जहां है जिस हालत में है शायद अब कभी अपने घर नहीं जा पाएगी। ऐसे ही धीरे धीरे वक्त गुजरता है। हर दिन सैकड़ों की संख्या में ग्राहक आते हैं और उन ग्राहकों को खुश भी करना पड़ता था। जैसे जैसे उसके शरीर में बदलाव हो रहे थे वैसे वैसे ग्राहक भी ज्यादा आते थे। लेकिन वक्त जब आगे बढ़ता है तो लड़कियां भले ही अंदर से खुश है या नहीं है लेकिन उन्हें जानबूझकर खुश रहने की एक्टिंग भी करनी पड़ती थी। जीबी रोड से अब उसका ट्रांसफर हो जाता है मेरठ के रेड लाइट एरिया में जो कि कबाड़ी बाजार के नाम से भी जाना जाता है और वह लड़की पहुंच जाती है अब कबाड़ी बाजार में और कबाड़ी बाजार में जाने के बाद वहां उसकी मुलाकात होती है सबीना से। सबीना की कहानी सुनने के बाद अब उसको भी लगा कि इस लड़की के साथ कितना गलत होता है, कितना बुरा होता है। लेकिन सबीना की सूझबूझ ने न केवल खुद की जान बचाई
बल्कि ऐसी कई लड़कियों को उस कोठे से बाहर निकाला, और बाहर निकलने के बारे में उस लड़की ने कभी सोचा भी नहीं था। फिर उसके बाद पुलिस की कार्रवाई होती है। पुलिस ने उस लड़की को भी उसके घर वालों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की। जब 1.5 साल के बाद वह अपने बेटे से मिलती है और उस बेटे से मिलने के बाद उससे बातचीत करने की कोशिश करती है, तो उसकी आंखों में खुशी के आंसुओं के अलावा कुछ था ही नहीं। वह लड़की जब पत्रकारों से बातचीत करती है तो कहती है कि हर रेड लाइट एरिया में आने वाली हर लड़की की कहानी एक जैसी ही होती है। बस कोई घर से निकलती है अपना भविष्य बनाने के लिए, तो कोई घर से निकलती है नौकरी पाने के लिए, कोई घर से निकलती है कुछ नया करने के लिए। लेकिन बाहर की दुनिया में जो उन्हें बहुत अच्छे लोग लगते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि वे बहुत ही सुलझे हुए और समझदार और अच्छे लोग हैं। लेकिन पहले तो वे अपना बहुत ज्यादा अपनापन दिखाने की कोशिश करते हैं, मानो इनसे भला इंसान कोई दुनिया में हो ही ना। ऐसा लगता है कि उसके सामने जो लड़का उससे मिल रहा है वह यह दिखाने की कोशिश कर रहा है कि जमाना बहुत खराब है और तुम इस तरह से रात में अंधेरे में ऐसे कैसे घूम रही हो, इसलिए तुम्हें मेरे साथ होना चाहिए, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक पहुंचा दूंगा। ऐसे ही ज्यादातर लड़कियां होती हैं जिनको बहुत ज्यादा प्यार दिखाकर, बहुत ज्यादा दोस्ती करके, आजकल सोशल मीडिया पर भी कुछ ऐसा ही चल रहा है, चाहे व्हाट्सएप के माध्यम से हो या सोशल मीडिया के किसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से या चैट के माध्यम से। ऐसे ही लड़कियों को, खासकर जो कम उम्र की लड़कियां होती हैं, उन्हें प्यार के झूठे जाल में फंसाकर उन्हें इसी तरह से बेचकर ये लोग, या कहें कि घटिया लोग, दरिंदे लोग, अपना धंधा चलाते हैं। एक सर्वे के अनुसार भारत के अंदर लगभग 28 लाख लड़कियां ऐसी हैं जो वेश्यावृत्ति के अलग अलग धंधों में पड़ी हुई हैं। वह अपनी मर्जी से नहीं आई थी, लेकिन उनको जबरदस्ती इस धंधे में धकेलकर उनकी गैर मर्जी को ही उनकी मर्जी में तब्दील कर दिया गया है। साथियों, इस घटना को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको सतर्क और आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। साथियों, ये कहानी अमर उजाला से ली गई है। आपका ऐसी घटनाओं के बारे में क्या कहना है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। तो चलिए साथियों, मिलेंगे फिर और किसी कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।